नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के इंटेलिजेंट न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। भोजशाला विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। आम जनता पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपए का इजाफा। विपक्ष ने कहा चुनाव खत्म, वसूली शुरू। मिडिल ईस्ट जंग के बीच 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे। शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा व्यापार निवेश पर हुई बातचीत। नीट यूजीसी परीक्षा की नई तारीखों का हुआ ऐलान। 21 जून को दोबारा होंगे एग्जाम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले अगले साल से ऑनलाइन होंगी परीक्षा। यूपी के आजमगढ़ में पकड़े गए 2 संदिग्ध। एटीएस ने मोहम्मद अहमद और आजम सैफी को हिरासत में लिया। दोनों के पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं तार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसका आपसे सीधा सरोकार है। आपकी जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। अब तेल के दाम बढ़े तो सियासत भी शुरू हो गई। बढ़े हुए दाम को विपक्ष ने चुनाव से जोड़ा और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। किसने क्या कहा आपको दिखाएंगे। पेट्रोल डीजल के महंगे होने की वजह है मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग, लेकिन पीएम मोदी ने इसका हल ढूंढ लिया है। कैसे, इस पर भी होगी बात। और बुलेटिन में बात भोजशाला विवाद की भी करेंगे जिसमें इंदौर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है आपको बताएंगे। बुलेटिन में नीट छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की भी बात करेंगे। नीट की नई एग्जाम डेट आ गई है, कब होनी है परीक्षा, इस पर भी डिटेल में होगी बातचीत। और आखिर में बात करेंगे यूपी के आजमगढ़ की, जहां एक बार फिर एटीएस पहुंची तो हड़कंप मच गया। क्यों, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आपसे जुड़ी खबर की। आपके महीने का बजट अब बिगड़ने वाला है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी पड़ेगा। यह रिपोर्ट देखिए। जिस चीज के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे वो आखिरकार हो ही गया। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से अब आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना सब कुछ आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है। इसके लिए हो जाइए तैयार। अब खर्चा क्या है, जैसे 95 रुपए था 98 हो गया, 2-3 रुपए में क्या होना है। अब कोई दिक्कत क्या है, जब भाई चलना है तो डलवाना ही पड़ेगा। तो इससे 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से किसान के ऊपर भी और बाकी भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसके पीछे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का नया रेट क्या है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में डीजल का नया रेट 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 90 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। जयपुर में पेट्रोल का नया रेट 108 रुपए प्रति लीटर और डीजल का नया रेट 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आपने जान ली। अब ये जानिए कि महंगे तेल का आपकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। माल ढुलाई महंगी हुई तो जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। बसों का किराया महंगा हो सकता है। ऑटो, टैक्सी और कैब का किराया महंगा हो सकता है। कार और बाइक रखने वालों का खर्च बढ़ेगा। तेल की कीमतें अब बढ़ी हैं, लेकिन महंगाई वाला मीटर बहुत पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है। महंगाई का 42 महीने का रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल में थोक महंगाई उछलकर 8.3% पर पहुंच गई। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 9 से 15% बढ़ गई। इसके बाद दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। मुंबई और दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई, जबकि कमर्शियल सिलेंडर करीब 1000 रुपए महंगा हो चुका है। मार्च में घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपए महंगा हुआ था। अब सवाल यह है कि आखिर तेल की कीमतें बढ़ाने की नौबत क्यों आई। कच्चा तेल पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था और इस घाटे की भरपाई करना ही दाम बढ़ाने का मकसद है। कुल मिलाकर अब आपकी जेब ढीली होने वाली है। आपका महीने का बजट बिगड़ने वाला है। कॉमन मैन के मन में एक सवाल और उमड़ रहा है। सवाल ये कि पेट्रोल डीजल अभी तो महंगा हुआ, क्या आगे भी होगा और होगा तो कितना। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई
तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, वहीं सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ। नई दरें लागू हो गई हैं। करीब 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गलती मोदी सरकार ने की और जनता अंजाम भुगतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 3-3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक्स पर पोस्ट के जरिए तंज कसा। अखिलेश ने पोस्ट करके लिखा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। वहीं अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर भारी बोझ पड़ रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पहले उन्होंने सभी सम्मानित देशवासियों को अलर्ट किया था, वो सामने आ गया और ये महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि हमारा अंदेशा है कि हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सच है वो देशवासियों को बताया जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आने वाले दिनों में ये दाम और बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी पीएम मोदी को घेरा है और निशाना साधते हुए कहा कि हो सकता है कि ये बढ़ोतरी 20 रुपए से भी ज्यादा हो जाए। अब हालात उनके काबू में नहीं रहे। प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम पर जितना पैसा खर्च होता है वो एक आम आदमी के पूरे साल के खर्च से भी ज्यादा है। साथ ही इमरान मसूद ने पीएम से संसद सत्र बुलाने की मांग भी की। हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूँकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूँकि गैस नहीं मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। विपक्ष मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश के हालात के बारे में जनता को सच्चाई बताने की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता है। भारत में ही तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और इसी बीच पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई पहुंचे। दोनों देशों में क्या समझौते हुए, इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब दुनिया युद्ध, ऊर्जा संकट और महंगे होते कच्चे तेल से जूझ रही हो, तब भारत का हर कूटनीतिक कदम सीधे आपकी जेब से जुड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा भारत को महंगे तेल से राहत दिला पाएगी?
क्या यूएई के साथ बातचीत से सस्ते तेल, बड़े निवेश और निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी? और क्या ये दौरा वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को और मजबूत करेगा? इन्हीं सवालों के बीच पीएम मोदी ने 5 देशों के दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से की है। पीएम मोदी के अबू धाबी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में स्वागत के लिए आभार जताया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के दौरान यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच अबू धाबी में और सकारात्मक बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूएई द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, ब्लू इकोनॉमी और फिनटेक समेत तकनीक, रक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहा। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर समझौता हुआ। पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी एमओयू साइन किया गया। दोनों देशों के बीच एलपीजी यानी रसोई गैस सप्लाई को लेकर भी समझौता हुआ है। वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनेगा। सबसे बड़ा ऐलान निवेश को लेकर हुआ। यूएई ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश करने का ऐलान भी किया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ये दौरा ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ निर्यात और निवेश के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। जब पीएम मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में घुसा, तब विमान को यूएई के F-16 जेट विमानों ने एस्कॉर्ट किया। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और रणनीतिक सहयोग को नई गति देना है। तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच पीएम मोदी का यह दौरा केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि अबू धाबी की बैठकों से भारत को तेल, निवेश और रणनीतिक सहयोग के मोर्चे पर कितनी उपलब्धि मिलती है। इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धार भोजशाला विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धार भोजशाला विवाद में इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। इसके साथ हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार भी मिल गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोजशाला मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश। नीट परीक्षा में धांधली के बाद नई तारीख तय हो गई है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिली है। साथ ही साथ आगे होने वाली परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है वो बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर पेपर लीक माफियाओं का कब्जा है? क्या लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य बस कुछ लोगों की साजिशों की भेंट चढ़ गया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है
कि क्या अब दोबारा होने वाली नीट परीक्षा सही तरीके से हो भी पाएगी। इन्हीं सवालों के बीच केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक के चलते रद्द की गई परीक्षा अब 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। वहीं री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक होगी। सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि री एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और उन्हें अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का भी मौका दिया जाएगा। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी ऐलान किया कि अगले साल 2027 से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नई तारीख के ऐलान से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक मीटिंग हुई। बैठक में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में परीक्षा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने बड़े फैसले लिए। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस को वापस किया जाएगा। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। एजेंसी ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली से जुड़े आरोपी शामिल हैं। 5 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भी भेज दिया है। नई तारीख घोषित होने से छात्रों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन पेपर लीक ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर 21 जून को होने वाली परीक्षा और सीबीआई जांच पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लीडर। दिल्ली से इनपुट मिला और यूपी में एक्शन लिया गया। एक बार फिर यूपी से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। इस बार यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से 2 संदिग्धों को पकड़ा। अब खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान से इनका कनेक्शन खंगाल रही है। एक बार फिर यूपी के आजमगढ़ से आतंकी साजिश के तार जुड़े हैं। मोहम्मद अहमद और आजम सैफी, ये वो 2 नाम हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। ये देश विरोधी संगठन से मिले हुए थे, लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, यूपी एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। इन्हें कैसे हिरासत में लिया गया और शुरुआती दौर में क्या जानकारी सामने आई, वो भी जान लीजिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल्ली से यूपी एटीएस को इनपुट मिला था, जिसके बाद आजमगढ़ में यूपी एटीएस ने छापा मारा। इस दौरान मोहम्मद अहमद और आजम सैफी को हिरासत में लिया गया। दोनों पर देश विरोधी संगठन के संपर्क में होने का आरोप है। साथ ही यूपी एटीएस को पाकिस्तानी ट्विटर और व्हाट्सएप चैट मिली, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत को इकट्ठा किया गया। सूत्रों का दावा है कि दोनों ही संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार बैठे किसी हैंडलर के संपर्क में थे। हालांकि अभी जांच और खुफिया एजेंसियां इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों संदिग्धों के बारे में भी जान लीजिए। मोहम्मद अहमद के पिता का नाम रेहान अहमद है और ये खुदादादपुर गांव का रहने वाला है, जबकि आजम सैफी के पिता का नाम नैयर जमाल है और ये पठानटोला का रहने वाला बताया जा रहा है। इस वक्त देश की खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले 6 मई को यूपी एटीएस ने यूपी के ही 2 जिलों से 2 और संदिग्धों को पकड़ा था।
बाराबंकी से दानियाल अशरफ और कुशीनगर से कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को दोनों आतंकियों ने कई और युवकों के नाम बताए हैं जो इनके संपर्क में थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में ये लोग रहे थे, इस बात की जानकारी भी दी। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए ये पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। दोनों संदिग्धों ने बताया कि हैंडलर ने स्लीपर सेल बनाने का इन्हें लक्ष्य दिया था और साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और मुंबई के संवेदनशील इलाकों की रेकी कराई थी, जिसमें मुंबई में आरएसएस का कार्यालय और यूपी के थानों की रेकी शामिल है। इसके अलावा यूपी के थानों की फोटो और वीडियो इन संदिग्धों ने पाकिस्तान भेजे थे। इतना ही नहीं, पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों के वीडियो भी इन्होंने पाकिस्तान भेजे थे। एटीएस से पूछताछ में संदिग्धों ने खुलासा किया कि इन्हें पुलिस पर हमले और थानों पर ग्रेनेड अटैक की ट्रेनिंग मिली थी। आतंकी वारदात के लिए बड़ी रकम का लालच दिया गया था। अभी भी एटीएस इन संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है, साथ ही इनके सहयोगियों और टेरर नेटवर्क की तलाश में जुटी है। इन दोनों से पूछताछ के बाद कुछ और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। आपको बता दें कि बाराबंकी और कुशीनगर से गिरफ्तार दानियाल और कृष्णा मिश्रा का दिल्ली मॉड्यूल कनेक्शन सामने आया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते दिनों 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी और इन्हीं संदिग्धों के तार दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा से जुड़े थे, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर दिल्ली से ही मिले इनपुट के आधार पर आजमगढ़ के मोहम्मद अहमद और आजम सैफी पर शिकंजा कसा गया है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार हो रही संदिग्धों की गिरफ्तारी और यूपी से उनका कनेक्शन, दहशत के ऐसे कितने किरदार हैं जो यूपी एटीएस के रडार पर हैं। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। वो तारीख थी 10 नवंबर 2025, जब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसका मुख्य साजिशकर्ता था डॉक्टर उमर उन नबी। इस धमाके में करीब 11 लोगों की जान चली गई थी। इस धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई, क्योंकि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। एनआईए ने जब इस मामले की जांच की तो सामने आया कि यहाँ के कुछ और डॉक्टर और प्रोफेशनल्स कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और लाल किला धमाके से उनका कनेक्शन था। इस मामले में एनआईए ने अब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें एक नाम डॉक्टर शाहीन का भी है, जो लखनऊ की रहने वाली है। 2,900 किलो विस्फोटक बरामदगी के मामले की जांच के दौरान इस घटना के तार जब यूपी से जुड़े तो एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल सेल के अधिकारियों ने यहां ताबड़तोड़ छापेमारी की। लखनऊ के खंदारी बाजार और आईआईएम रोड पर मौजूद घर पर सबूत खंगाले गए। इस छापेमारी में मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही जांच में लखनऊ के 7 से 8 संदिग्ध संपर्कों का भी खुलासा हुआ था। इस मामले में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कुछ और लोगों पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। वहीं एटीएस ने संदिग्धों के कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल लेन देन खंगालना शुरू कर दिया। इस बीच कई संदिग्धों के मोबाइल नंबर बंद मिले तो कुछ ने ठिकाने बदल लिए। बहरहाल जांच एजेंसियां सतर्क हैं, जिनके रडार पर देश विरोधी ताकतें हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में योगी की सरकार है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों से संदिग्धों का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ लीडर के साथ।